India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सत्रह से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। यति नरसिंहानंद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रखते हुए पूर्व सिविल सेवकों और कार्यकर्ताओं सहित याचिकाकर्ताओं ने बताया कि धर्म संसद की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नफरत भरे भाषण शामिल है और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाले हैं। और उनका तर्क है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस नफरत भरे भाषणों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम करने में विफल रही है। धर्म संसद कल यानी कि मंगलवार को शुरू होने वाली है, इसलिए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए भारत की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष मौखिक रूप से मामले का उल्लेख किया। सीजीआई ने भूषण से तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन दायर करने को कहा। याचिकाकर्ताओं में रिटायर्ड आईएएस अरुणा रॉय और रिटायर्ड आईएफएस अशोक कुमार शर्मा, देव मुखर्जी और नवरेखा शर्मा, पूर्व योजना आयोग सदस्य और एनसीडब्ल्यू प्रमुख सैयदा हमीद और सामाजिक शोधकर्ता और नीति विश्लेषक विजन एमजे शामिल है। 2021 में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम ने सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए विवाद खड़ा कर दिया था। उन्हें दर्ज किए गए अभद्र भाषा के मामलों में गिरफ्तार किया गया और बाद में कुछ दिनों के लिए हिरासत के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में उन्हें नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मौखिक रूप से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ये प्रार्थना की गई कि हाथ से गंदगी ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधानों के साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 कानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किए गए हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि मामला किस तरह आगे बढ़ा है और यहां तक कि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना जारी करने की अपनी मंशा भी व्यक्त की है। आदेशों के अनुपालन पर जस्टिस धुलिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है, ये सरकार के कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और एक बात तो तय है कि इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ये मानवीय गरिमा का सवाल है। मुझे यकीन है कि ये ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। और हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के सुझाव पर विचार करते हुए अनुपालन किस हद तक हुआ इसका आकलन करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर राज्य एजेंसियों के संबंधित हितधारकों के साथ केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। उस आदेश के तहत न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाथ से मैला ढोने वालों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। दूसरी बात, न्यायालय के आदेशों में ये भी है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए अब मैनुअल स्कैवेंजिंग, अस्वस्थ शौचालय और सीवर लाइनों में मैनुअल श्रम के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना पूरी तरह से संभव है और फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 16 दिसंबर को कर्नाटक राज्य से कर्नाटक हाईकोर्ट के उस विचार को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ शिकायतकर्ता द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने बदरिया जुम्मा मस्जिद में घुसने और जय श्री राम का नारा लगाने के आरोपी 2 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि इस समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत होगी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी कि एफआईआर दर्ज करने के 20 दिनों के भीतर कार्रवाई रोक दी गई है, जबकि जांच अभी शुरुआती चरण में थी। और जस्टिस मेहता ने पूछा कि ठीक है, वे एक खास धार्मिक नारा लगा रहे थे, ये कैसे अपराध है। कामत ने तर्क दिया कि किसी अन्य धार्मिक स्थल पर धार्मिक नारा लगाना भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने का अपराध होगा। और खंडपीठ ने पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कामत ने जवाब दिया कि सीसीटीवी विजुअल एकत्र किए गए और पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है, जैसा कि रिमांड रिपोर्ट में दर्ज है। पीठ ने पूछा कि क्या मस्जिद के पास आरोपियों को देखने मात्र से ये माना जाएगा कि उन्होंने नारे लगाए हैं, और क्या आप वास्तविक आरोपियों की पहचान कर पाए, आप कौन सी सामग्री लेकर आए हैं। कामत ने स्पष्ट किया कि वे केवल शिकायतकर्ता मस्जिद के कार्यवाहक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जांच करना और एक सबूत एकत्र करना पुलिस का काम है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में केवल अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सभी साक्ष्यों को शामिल करने वाला विश्वकोश नहीं होना चाहिए। खंडपीठ ने कहते हुए कहा कि वह औपचारिक नोटिस जारी नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता से कर्नाटक राज्य को याचिका की एक प्रति देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी और याचिकाकर्ता के कथन एसएलपी में बताए गए तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता और नौशाद सकाफी नामक व्यक्ति एठुर गांव के मर्दाला में बदरिया जुम्मा मस्जिद के कार्यालय क्षेत्र में बैठे थे और रात करीब 10:50 पर कुछ अज्ञात व्यक्ति मस्जिद के परिसर में घुस आए और धार्मिक नारेबाजी करने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी कि वे बैरियो मुसलमानों को शांति से रहने की नहीं देंगे। और जब शिकायतकर्ता और नौशाद सकाफी अपने कार्यालय से बाहर आए तो दोनों अजनबी मस्जिद परिसर से बाहर निकल गए और दोपहिया वाहन पर सवार होकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज की शिकायत जो है सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर शिकायतकर्ता ने मस्जिद के सामने एक डस्टर कार को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा और मस्जिद परिसर में घुसे 2 व्यक्तियों को भी देखा। उनकी शिकायत है कि कडाबा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम बहुत सद्भाव से रह रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वाले ये लोग समुदायों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और 2 आरोपियों की पहचान की। उन्हें 25 सितंबर 2023 को शाम करीब 6:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि इस बीच आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी और उन्हें 29 सितंबर 2023 को मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कुछ अत्यधिक प्रदूषित शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में योगदान करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिससे इन कंपनियों की जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई की जा सके। ये रिट याचिका डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ने दायर की, जो कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्त की गई। और आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के रूप से पेश किए हुए थे और बताया भी जाता है कि याचिका में कहा गया है कि दिल्ली और अन्य प्रदूषित शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए याचिका उठाई गई। न्यायालय के समक्ष उन्होंने कहा कि ये वायु प्रदूषण महामारी का रूप ले चुका है और भारत में 21 लाख लोगों की मृत्यु सूक्ष्म कणों के कारण हो चुकी है।
ये न केवल सभी आयु वर्गों को प्रभावित कर रहा है बल्कि नवजात और भ्रूण को भी प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण को कम करने का सबसे किफायती साधन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि अमीर देश भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर अधिक से अधिक धन खर्च कर रहे हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने शुरू में ही स्पष्ट किया कि हम CSR निधि को इस तरह या उस तरह खर्च करने का निर्देश नहीं दे सकते। इसके अलावा रिट याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पर्यावरण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण या EPCA को निर्देश दे कि वह चुनिंदा अत्यधिक प्रदूषित शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बेहतरी के लिए CSR के तहत इस योगदान के उचित उपयोग के संबंध में निगरानी करे और दिशा निर्देश बनाए। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि इस निधि का उपयोग दिल्ली मेट्रो को हुए वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ये कहते हुए न्यायालय ये निर्देश नहीं दे सकता है कि कंपनियों को अपने CSR फंड का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। न्यायालय ने रिट याचिका जो है वो खारिज करने के बजाय याचिकाकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व करने या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं के संबंध में EPCA सहित संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाने का प्रयास करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए इसका निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता DK शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए CBI को दी गई सहमति वापस ले जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आज कहा कि वह कर्नाटक लोकायुक्त की जांच के संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयान की खंडपीठ में भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह इस मामले को केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ही स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि ये एक राज्य और संघ के बीच विवाद था। आज की सुनवाई की शुरुआत में CBI के वकील ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पास ओवर की मांग की है। दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कर्नाटक सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। ऐसे में खंडपीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन नहीं करेगी। हालांकि CBI के वकील ने पास ओवर पर जोर देते हुए कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस बिंदु पर जस्टिस कांत ने वकील से पूछा कि किस तरह का अंतरिम आदेश पारित किए जाने की उम्मीद है। जवाब में सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर यतनलाल ने कहा कि CBI से वापस लिए जाने के बाद जांच को शरारतपूर्ण तरीके से लोकायुक्त को सौंप दिया गया, जिसने प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अगर मामला सील बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की जाती है, जिसकी पूरी संभावना है कि वह इसे दाखिल करेंगे क्योंकि वह खुद कैबिनेट मंत्री है। परमेश्वर की बात सुनकर जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, क्या हम इतने शक्तिहीन हैं कि हम एक कार्रवाई को रद्द करने की घोषणा नहीं कर सकते और दूसरे को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते? क्या आप हमें बताना चाहते हैं कि नियति को हम स्वीकार करेंगे? कर्नाटक सरकार के जवाबी हलफनामे की मांग करते हुए मामले को 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 20 सप्ताह के से अधिक के भ्रूण को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग लड़की पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर पीड़िता को गर्भावस्था और प्रसव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी जाती है तो इससे न केवल पीड़िता पर बल्कि भ्रूण पर भी असर और बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। मामले में न्यायालय ने शुरू में ही उन स्थितियों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों की जांच की जब पंजीकृत डॉक्टर्स द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम की धारा 3 का अध्ययन करने के बाद न्यायालय का विचार था कि
गर्भावस्था को समाप्त करना पूरी तरह से वर्जित नहीं है और प्रावधान के तहत परिकल्पित परिस्थितियों में पीठ ने आगे कहा कि यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है तो याचिकाकर्ता को बाद में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जटिलताएं होने की संभावना से इनकार नहीं किया। और इसने ये भी देखा है कि हालांकि याचिकाकर्ता गंभीर एनीमिया से पीड़ित है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने राय दी है कि दवा के बाद वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। और इसके बाद जस्टिस चंद्रवंशी ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के साथ ही संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया है। ये भी कहा गया है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मां गृहिणी है, इसीलिए माना जा सकता है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर है। वहीं धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और हिरासत अक्सर प्रवर्तन निदेशालय को दी गई व्यापक शक्ति और इसके कड़े जमानत प्रावधानों के कारण दंड बन जाती है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संशोधन के बाद पिछले 10 वर्षों में पीएमएलए के तहत लगभग 5000 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 40 मामलों में ही सजा मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम के विकसित होते न्याय शास्त्र में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार बार ईडी की व्यापक शक्तियों के प्रयोग की आलोचना की है और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलोक में प्रावधानों की व्याख्या की है। पंकज बंसल मामले में गिरफ्तारी के आधार लिखित में बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रूप बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में स्पष्ट किया है कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट ने M3M के अन्य निदेशकों पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को खारिज करते हुए कहा था कि अब से ये आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर लिखित रूप में दिए जाएं और इनमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। रूप बंसल के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गिरफ्तारी के आधार अब से अभियुक्त को लिखित रूप में दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही उसने पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी और परिणामी रिमांड को अवैध घोषित किया। यदि शर्त को केवल भावी बनाने का इरादा होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पंकज बंसल की और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं करता। ईडी अधिकारियों को अवैध हिरासत के दिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आधारों पर जानकारी देनी चाहिए, भले ही कोई औपचारिक गिरफ्तारी न की हो। न्यायालय ने आगे कहा कि हिरासत के दिन गिरफ्तारी के आधारों को प्रस्तुत नहीं करना पीएमएलए की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन होगा। इस मामले में न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार एक फार्मा कंपनी के 2 निदेशकों को रिहा करने का आदेश दिया। मुंबई में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या एसएटी में बॉम्बे डाइंग से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की जांच में वित्त वर्ष 2011 से 12 और वित्त वर्ष 2018 से 19 के बीच हेरफेर करने के आरोप सामने आए। ये घोटाले बॉम्बे डाइंग ने अपनी समूह कंपनी मिस्केल सर्विसेज लिमिटेड के साथ गैर वास्तविक लेन देन के माध्यम से बिक्री और मुनाफे को बढ़ाकर वित्तीय विवरणों में पाई गई। सेबी ने तर्क दिया कि बीडीएमसीएल के सीएफओ और ऑडिट समिति अपने निरीक्षण कर्तव्यों में विफल रहे, जिससे वित्तीय प्रकटीकरण में महत्वपूर्ण गलत बयानी हुई है। सैट यानी कि एसएटी सुनवाई के दौरान एससीएल और बीडीएमसीएल ने लेन देन को वैध बताया है। बता दें आपको, जबकि सेबी ने पारदर्शिता, अनुपालन और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। पूरे मामले पर इंडिया लीगल रिसर्चर इशितव्य मुकेश नजर रख रहे थे और आइए उनसे इस केस के बारे में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ समझते हैं। इशितव्य, क्या कुछ रहा इस केस की सुनवाई के दौरान? जी, गुड इवनिंग मैम। सेबी ने वाडिया ग्रुप की कंपनी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड पे इन्वेस्टिगेशन करी
और ये रिवील किया कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया है। उन्होंने फेक ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया, जो उनकी ग्रुप कंपनी SCEL सर्विसेज लिमिटेड के साथ की गई थी। SCEL का पूरा शेयर होल्डिंग उस टाइम बॉम्बे डाइंग के पास था। ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस MOUs के थ्रू की गई थी, जिसमें कंपनी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में करीब 2,492 करोड़ की इन्फ्लेटेड सेल्स और 1,302 करोड़ के प्रॉफिट शो किए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेबी ने कंपनी के 9 इंडिविजुअल्स पर 59 लाख की पेनल्टी लगाई, जो कि ऑडिट कमेटी के मेंबर्स और CFO थे, और इसके ऊपर से बॉम्बे डाइंग पर टोटल 15.75 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई। साथ ही बॉम्बे डाइंग और उसके प्रमोटर नुस्ली वादिया, नेस वादिया और जहांगीर वादिया पर फ्रॉड प्रैक्टिसेस के लिए 2 साल की सिक्योरिटी मार्केट बैन भी लगाई गई। आज की सैट हियरिंग में SCEL और बॉम्बे डाइंग ने अपने ट्रांजैक्शंस को डिफेंड किया। SCEL ने अपने डिफेंस में कहा कि उनके ट्रांजैक्शंस लेजिटिमेट थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थे और एक्सपर्ट ओपिनियंस पर बेस्ड थे। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के हियरिंग में अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और ट्राइब्यूनल के जुरिसडिक्शन के इश्यूज पर डिस्कशन हुई, जिसमें प्रिंस वॉटरहाउस वर्सेस सेबी जैसे केस लॉज का रेफरेंस भी दिया गया। ट्राइब्यूनल ने इस हियरिंग को पार्टली सुना और अगला सेशन इसी वीक के एंड में शेड्यूल किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रोतव्य, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस शेखर कुमार यादव की विश्व हिंदू परिषद पर हुई बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम संज्ञान ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया जा रहा है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को इसी सप्ताह मीटिंग के लिए हाजिर होने के लिए समन जारी किया। ये पहली बार है जब किसी कॉलेजियम ने किसी हाईकोर्ट जज को ऐसे समन दिया। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्याख्यान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत अब बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये सब नहीं चलेगा। उधर राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राज्यसभा सचिवालय को महाभियोग का नोटिस दिया है। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि किसी जज के खिलाफ महाभियोग करके कैसे हटाया जा सकता है। सिटिंग जज को इम्पीच करने का प्रोसेस क्या होता है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सिटिंग जज को इम्पीच करने का प्रोसेस आर्टिकल्स 124 सब क्लॉज 4 और 218 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस इंक्वायरी एक्ट के 1968 के तहत होता है। जज को सिर्फ 2 कारणों पर हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा में कम से कम 100 MPs या राज्यसभा में 50 MPs को एक इम्पीचमेंट नोटिस साइन करना पड़ता है। स्पीकर या चेयरपर्सन एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी बनाते हैं, जिसमें होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये कमिटी चार्जेस की जांच करती है, एविडेंस देखती है और अगर इनकैपेसिटी का इल्जाम हो तो मेडिकल टेस्ट भी करवा सकती है। अगर जज गिल्टी नहीं पाया जाता तो इम्पीचमेंट प्रोसेस वही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जज गिल्टी पाया जाता है तो रिपोर्ट ओरिजिनेटिंग हाउस, जो हाउस ने नोटिस दिया था, को भेजी जाती है। दोनों हाउसेस लोकसभा या राज्यसभा में मोशन को पास करना होता है। पास होने के लिए टोटल मेंबर्स के मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अगर दोनों हाउसेस मोशन को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट जज को रिमूव करने के लिए ऑर्डर जारी करते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.